हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म कबीर सिविल सर्विसेज पे। बहुत दिनों से कई स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि क्लास स्टार्ट करें, तो उसी क्रम में शुरुआत हो चुकी है। अब कोशिश किया जाएगा कि ये रेगुलर आपके साथ या बना रहे। जब कभी हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम देते समय हमारे मन में यह संदेह रहता है कि क्या क्या ऐसी चीज़ें पढ़ी जाएं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो। वहीं में पॉलिटी से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पॉलिटी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है अनुच्छेद। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, समीक्षा अधिकारी का, या कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, उस एग्ज़ाम में अनुच्छेदों से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। कुछ अनुच्छेदों को अब मैं आपको बताऊंगा कि सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे लोगों को 395 अनुच्छेद कई बार लोग पूछते हैं रट डाल, नहीं, सभी अनुच्छेद जरूरी नहीं है। लेकिन जितना मैं बता रहा हूं आपको अनुच्छेद, इतने अनुच्छेद बहुत ज़रूरी हैं। यह वीडियो का पार्ट 1 होगा। इसके अगली सीरीज़ में मैं एक और पार्ट में इस पूरे अनुच्छेद को कवर करा दूंगा। अभी जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वह अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे जो आप परीक्षा दे रहा हूँ। होता क्या है दरअसल कि जब हम पढ़ रहे होते हैं और लास्ट में जब हमारा एग्ज़ाम करीब आता है, तो करीब जब जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है तो लगता है कि कोई ऐसा पोर्शन है जहाँ से हम एक बार वीडियो देख के रिवाइज कर सकें। तो ये उसके लिए बहुत यूजफुल होगा। आप पहली बार अगर अनुच्छेद पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बहुत यूजफुल होगा। इन अनुच्छेदों को नोट कर लीजिएगा। आपको सभी अनुच्छेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह हमने जो पढ़ा है, हम जिन अनुच्छेदों को पढ़ते थे, जिन आर्टिकल्स को पढ़ के हमने प्री के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, बाकी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। केवल बहुत कम आपको इनपुट लगा के ज़्यादा आउटपुट इससे प्राप्त होने वाला है। होता क्या है दरअसल कि आप पूरा याद करेंगे वो भूल जाता है, आपकी पूरी मेहनत निरर्थक हो जाती है। तो इसमें अगर आप थोड़ा समय देंगे और धीरे धीरे आपके साथ यह बना रहे, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। जैसा भी हो, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए। जो चीज़ें भी सुधारी जा सकती हैं, जो चीज़ें अभी इसमें और अच्छी की जा सकती है, वह सारे सुझावों का आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। यह आपका ही प्लेटफॉर्म है और धीरे धीरे हम लोग इस पे मिलकर साथ में अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग जो बात करेंगे अनुच्छेद में कहाँ से शुरू करते हैं, तो अगर अनुच्छेदों को हम भाग एक, पूरा जो संविधान है वह 12 अनुसूचियों और इसी प्रकार से 22 भागों में बटा हुआ है। और धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ कि याद करने का तरीका क्या रहेगा, अनुच्छेद हम लोगों ने कैसे याद किया वह आप समझें। भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में भारत, संघ और राज्य की बात की गई है। और संघ और राज्य में जो आपका आर्टिकल नंबर 1 है, यह सारे आर्टिकल कहीं ना कहीं आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। यूपी पीसीएस में तो डायरेक्ट अनुच्छेद पूछता है, 1-2 प्रश्न हर साल अनुच्छेद से रहता है। तो आर्टिकल 1 में किस चीज की बात की गई है? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ, यह संघ शब्द लिखा गया है आपके भारतीय संविधान में। संघ क्यों लिखा गया है? संघ मतलब होता है यूनियन। समूह भी लिखा जा सकता था। समूह मतलब होता है ग्रुप। जब कई अलग अलग लोग आके बैठते हैं तो उसे ग्रुप कहते हैं, और जब एक ही परिवार के कई लोग होते हैं तो उसे यूनियन कहते हैं। भारत में जितने भी राज्य हैं वह अलग अलग नहीं है, वह सब एक ही माला में गुथे हुए हैं, इसीलिए भारत को संघ कहा गया है। वहीं अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका ग्रुप ऑफ स्टेट है और भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि आप भारत से अलग होने की वकालत नहीं कर सकते। आप परिवार से अलग होने की वकालत करेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। यानी कि भारत कई राज्यों का समूह नहीं है, भारत कई राज्यों का संघ है। इसीलिए आपके भारतीय संविधान में बहुत ही चतुराई से संविधान लिखने वालों ने भारत राज्यों का संघ बताया है। आर्टिकल 2 की बात करेंगे और आर्टिकल 3 की बात करेंगे। कई बार नए बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, 2 और 3 है क्या? आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि नए राज्य जो होते हैं उनका प्रवेश या स्थापना। अब यहां मैंने लिखा प्रवेश या स्थापना, प्रवेश, स्थापना या प्रवेश। वैसे ही आर्टिकल 3 भी है आपके संविधान का। आर्टिकल 3 क्या कहता है? नए राज्यों की स्थापना या उनके क्षेत्रफल, सीमा या नाम में परिवर्तन। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टिकल 3 भी नए राज्य की स्थापना कर रहा है और आर्टिकल 2 भी नए राज्य की स्थापना या प्रवेश की बात कर रहा है। दोनों में बहुत अंतर है। आर्टिकल 2 ऐसे राज्यों का बात करता है जो भारत का हिस्सा ना हो। जैसे मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको बताऊं, 1975 में सिक्किम भारत से आके जुड़ा, जो कि भारत का हिस्सा नहीं था।
तो ऐसे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना जो बात करता है, जो भारत के हिस्से नहीं है, वह आर्टिकल 2 के तहत बनाए जाते हैं। यानी कि आप पढ़ेंगे तो 35वां और 36वां संविधान संशोधन है, आगे मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो 35वें 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम भारत का अविभाज्य अंग आके बना 1975 में, अर्थात तो भारत का हिस्सा नहीं था। तो उसका जब प्रवेश होगा या स्थापना होगा तो उसको आर्टिकल 2 में देखेंगे। और आर्टिकल 3 में कहा गया है नए राज्यों की स्थापना या राज्यों की सीमा, क्षेत्रफल या नाम में परिवर्तन। जैसे किसी नए राज्य की स्थापना जो भारत का हिस्सा है, जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताऊं, 2014 में तेलंगाना एक नया स्टेट बना, कहां से कट के? आंध्र प्रदेश से कट के। तो आंध्र प्रदेश भारत का ऑलरेडी हिस्सा था, उसी को काट के भारत के किसी हिस्से में से एक राज्य को 2 राज्य में बांट के, जैसे उत्तराखंड यूपी से बटा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बटा, बिहार से झारखंड बटा। तो यह सारी चीजें यह संसद को अधिकार प्राप्त होता है कि यह कार्य कर सकता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत, यानी कि इस तरीके से नए राज्य बना सकता है। किसी राज्य की आपके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है कि यह जो चीजें हैं, अगर वो सुगमता के लिए किसी राज्य की सीमा या क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है या नाम में परिवर्तन कर सकता है, यह सारी शक्तियां संसद को प्राप्त होती हैं आर्टिकल 3 के अंतर्गत। अब आइए भाग 2 में आते हैं। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। मैं नागरिकता चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए यह है कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भाग 2 की बात की गई है। और आर्टिकल 5 में क्या है? संविधान के लागू होने के समय नागरिकता। ऐसे एक एक प्रोसेस आप याद करेंगे, आप समझेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये चीजें याद रहेंगी। यानी कि लागू के समय नागरिकता, सिटीजनशिप, हम इसको आगे डिटेल में पढ़ाएंगे सिटीजनशिप चैप्टर, तो आपको बताएंगे। इसी तरीके से आप भाग 3 में आएंगे तो भाग 3 में है आर्टिकल 13 से 35, यह 5 से 11 है और यह 12 से 35 है। आर्टिकल 12 से 35 जो कि मौलिक अधिकारों की बात करता है, मूल अधिकार। मूल अधिकार जो जीवन जीने के लिए भारतीय संविधान में दिए गए हैं, कि जीवन के जीने के लिए जो मूल चीजें हैं उन अधिकारों की बात की गई है, जिसमें समता, स्वतंत्रता और तमाम ऐसे अधिकारों की बात की गई। इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बना के पूरा मौलिक अधिकार उसमें कवर करने का प्रयास करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो अगले वीडियोज में हम आपको कवर कराएंगे। तो अभी वो भाग 3 के अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत, तो उसे हम अगले वीडियो में आपको कवर कराएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे अभी यहाँ पे छोड़ते हैं। अभी याद करते आप चलिए। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव मतलब किसी को निर्देश देने वाले प्रिंसिपल। राज्य किस प्रकार से होना चाहिए, एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, यानी कि ये जो हमारी सरकारें हैं किस प्रकार से अपना सरकार चलाएं, अपना प्रशासन चलाएं, ये सारे निर्देश दिए गए हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। अब इसमें जितने भी दिए गए हैं सारे सुझाव हैं या बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि सरकारों पे यह बाध्य नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि उन निर्देशों का आप पालन करेंगे तो हम एक उच्च स्थान को प्राप्त करेंगे, भारत का धीरे धीरे विकास होगा और भारत की जो जरूरतें वह पूरी होंगी। यह संविधान बनाने वालों के नज़र से था। तो 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की चर्चा की गई है। वह भी बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। प्री और मेंस दोनों में सवाल पूछे जाते हैं। इसकी चर्चा इसीलिए हम एक अलग वीडियो बना के जिस प्रकार से मौलिक अधिकार की बात करेंगे उसी प्रकार से हम डीपीएसपी की बात करेंगे। और आगे आप जब चलेंगे तो भाग 4 का क, यानी कि इसमें आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल 51A, यानी कि 51 क। 51 क जो आर्टिकल है यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। यानी कि यह भाग 4 क जो है यह हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, यह जोड़ा गया था 1976 में। इसे क्या बोलते हैं? मूल कर्तव्य। भारत के नागरिक होने के कारण या किसी भी देश के नागरिक होने के कारण अगर हमारे कुछ अधिकार हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। जैसे अगर मैं अधिकारी बना हूं तो अगर मेरे कुछ अधिकार क्षेत्र हैं, अगर कोई चीज़ मेरे अधिकार में है तो हमारे कुछ दायित्व और कर्तव्य भी हैं। हमेशा अधिकारिता के साथ कर्तव्य भी आती है। हमेशा जब भी आपको जिम्मेदारी मिलती है, जब आपको अधिकार मिलता है, राइट मिलता है, पावर मिलता है, तो उसके साथ आपकी ड्यूटीज़ भी आती है। तो उसी प्रकार से भारत में
केवल अधिकार दिए गए थे और संविधान में मूल कर्तव्यों की चर्चा नहीं थी। तो यह फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, एक व्यक्ति को अपने जीवन में या सभी भारतीय नागरिकों को फॉलो करना चाहिए। वह भाग 4 क में बताया गया आर्टिकल 51A में, जो कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन में डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। अब हम इसी याद करने के क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको ये आर्टिकल याद हो जाए, आप एक बार देखो तो रिवाइज हो जाए, अपनी कॉपी में नोट रखो तो कभी आपको पूरा पोथा न पढ़ना रहे। इसीलिए मैं सेलेक्ट करके अपनी नोट्स से मैं सेलेक्ट करके, जो मैंने अपनी नोट्स बनाई थी उस नोट्स से सेलेक्ट करके इन चीज़ों को बनाया है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। उन्हीं चीज़ों को बताया है जो एकदम बहुत ज़रूरी है, बहुत सेलेक्टिविज्म के साथ, कि सब चीज़ नहीं, पोथा नहीं पढ़ाना है, पूरा चीज़ नहीं बताना है। और हम तो ऐसे हैं कि मैं तो केवल सलाह नहीं देता हूँ, मैं केवल आपको सलाह नहीं देता, मैं आपका साथ देता हूँ। उसी साथ देने के क्रम में यह वीडियो बनाया। स्ट्रेटजी केवल नहीं बताएंगे, स्ट्रेटजी तो बता ही रहे हैं, उसके साथ साथ यह भी बताएंगे कि कैसे आप पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, वह सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप बस जुड़े रहिएगा, अपने सभी दोस्तों साथियों को जोड़ते रहिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 51 से जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा पड़ेगा प्रेसिडेंट। यहाँ से संघ का क्षेत्र शुरू हो जाता है, भाग 5 शुरू हो जाता है। और भाग 5 में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट मिलती है हमें, राष्ट्रपति की मिलती है। भारत में जो भारत की सरकार है, इसका प्रमुख किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो राष्ट्रपति में हम जितनी भी चीज़ें राष्ट्रपति के बारे में एक साथ सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे, जिससे आप भूले ना। तो पहला है आर्टिकल 52, यानी कि राष्ट्रपति। भारत में क्या होगा? राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति की चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 52 में, यानी कि भारत का प्रेसिडेंट होगा। अब देखते रहिए। आर्टिकल 53 में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले प्रेसिडेंट होंगे, तो प्रेसिडेंट का क्या होगा? कुछ पावर्स होगी, उनके कार्य एवं शक्तियां होंगी। तो आर्टिकल 53 में क्या किया गया है? उनकी कार्य एवं शक्तियां। संघ की कार्यपालिका की पूरी शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। यानी कि भारत सरकार, भारत जो यूनियन ऑफ स्टेट है, वह कोई भी काम करती है तो वो सारे पावर किसके हाथ में होते हैं? राष्ट्रपति के। तो इसमें भारत के राष्ट्रपति के वर्क एंड पावर है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं। 52 में राष्ट्रपति की चर्चा, 53 में उनके पावर की चर्चा, 54 में बढ़ेंगे आगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, कि आखिर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन रहा है तो उसका चुनाव कैसे होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि, यह आपके राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। यह सारी चीजें मैं राष्ट्रपति जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात आर्टिकल 54 में की गई है। और आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 60 की तरफ। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। राष्ट्रपति जो ओथ लेता है उसकी बात किसमें की गई है? आर्टिकल 60 में की गई है। यह सारे अलग अलग सालों में पूछे गए सवाल हैं, उन्हीं आर्टिकल्स को आपको बता रहा हूं। जो विगत दिनों आने वाला जो एग्जाम है आपका, जो आगामी दिनों में आने वाला है, समीक्षा अधिकारी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, या किसी स्टेट का पीसीएस आप देते हो, या कोई वनडे एग्जाम आप देते हो, सिपाही दरोगा, यह सारे आर्टिकल आपके लिए बहुत जरूरी है। यह क्लास सभी के लिए बहुत जरूरी क्लास है, चाहे जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो। तो आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ है। इससे बाहर कोई चीज नहीं आने वाली। एक आध आ गया तो अलग बात है किसी एग्जाम में छोटे मोटे, नहीं तो इससे बाहर नहीं आने वाला। तो आर्टिकल 60 में शपथ की बात की गई। आर्टिकल 61 में क्या किया गया है? जब शपथ दिला लिया जाएगा तो उनको बताया जाएगा कि हटाया कैसे जा सकता है। तो आर्टिकल 61 में महाभियोग की चर्चा की गई है। महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं? महाभियोग। वह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। आर्टिकल 61, तो आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग की चर्चा की गई है। और आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 72 की तरफ। आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति को फांसी से लेकर हर एक प्रकार की सजा को क्षमा करने का राष्ट्रपति के पास पावर होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है। वह भारत में किसी की सजा कम कर सकता है, वह फांसी की सजा को माफ कर सकता है। तो यह क्षमा दान की जो शक्ति होती है वह किसमें दी गई है? आर्टिकल 52 में दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं फिर पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 52 में क्षमा दान की शक्ति है। और जब कोई चीज संघ में है और राज्य में भी वही चीज सेम पोस्ट पे होती है, तो राष्ट्रपति जैसे संघ में वैसे राज्य में क्या होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं।
लेकिन राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां किस आर्टिकल में आती हैं, वह जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो संघ का है उसी में आपको केवल 89 जोड़ देना है। जब आप इसमें 89 जोड़ेंगे तो 9 2 11 8 7 15 16 161, यानी कि आर्टिकल 161 जो आएगा उसमें राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल फांसी की सजा को क्षमा नहीं कर सकता है। तो राज्यपाल के क्षमादान की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 161 में, और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसमें है, आर्टिकल 72 में। 5 प्रकार के चीज़ों से क्षमादान और तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे, वह अगले जब हम राष्ट्रपति डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे राष्ट्रपति की शक्तियों में। और यह राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति है आर्टिकल 161 में। जब राज्यपाल आगे पढ़ाएंगे तो उसकी चर्चा होगी। और आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे आर्टिकल 85 आर्टिकल क्या कहता है कि लोकसभा के सत्र को बुलाना, आहूत करना या उसके विघटन करने की शक्ति किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में है। तो लोकसभा आहूत करना या विघटन करना कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जब लोकसभा की जैसे गठन होता है, जब लोकसभा आती है तो उसके सत्र को संबोधित करने की शक्ति किसके हाथ में है, राष्ट्रपति को, आर्टिकल 86 के अंतर्गत है। यानी कि सदन को संबोधित करने की शक्ति। संबोधित करना मतलब राष्ट्रपति आते हैं और सरकार के बारे में तमाम चीजें बताते हैं। पूरे सरकार का नेता होता है राष्ट्रपति, सरकार का चेहरा होता है राष्ट्रपति। और आगे बढ़ते हैं, 85-86 हो गया। आर्टिकल 123 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 123 में किस चीज़ की बात की गई है, अध्यादेश की बात की गई। हमसे इंटरव्यू में डायरेक्ट यही आर्टिकल पूछ लिया गया। थोड़ी देर चर्चा चली तो उन्होंने पूछ लिया। कोई भी चीज़ ऐसे पूछी जा सकती है, आप इस बातों का ध्यान रखिए, इसलिए अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू चलते समय उन्होंने कहा कि आर्टिकल 123 में किस चीज़ की चर्चा की गई है, तो मैंने तुरंत बताया कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 123 क्या है, अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है, अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। 123 अध्यादेश, इस देश में कोई भी नियम या कानून बनता है, जिन नियमों या कानूनों से यह देश चलता है, जैसे आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, किसान कानून जो बने थे, या तमाम जितने भी कानून बनते हैं, इन तमाम कानूनों को बनाने का काम कौन करती है, भारत की संसद करती है। लेकिन भारत की संसद हमेशा तो बैठी नहीं रहती है। जब भारत की संसद न चल रही हो, संसद का सत्र न चल रहा हो, उस समय कोई ऐसा इमरजेंसी मामला आ जाए, जिस इमरजेंसी मामले पे संविधान में मतलब जो इमरजेंसी मामला ज़रूरत पड़े, ऐसी ज़रूरत आन पड़े कि उस पर आपको कानून बनाने की ज़रूरत पड़े, तो वह कानून आपका कौन बना सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश लाकर बना सकता है। कोई भी कानून कैसे बनता है, आपके संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी कानून बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लास्ट में राष्ट्रपति की सिग्नेचर से वो कानून बन जाता है। लेकिन जब संसद के सत्र न चल रहे हो, लोकसभा और राज्यसभा न चल रही हो, तो उस समय क्या होता है, राष्ट्रपति अपने अकेले के सिग्नेचर से अध्यादेश लाके कोई भी कानून बना सकता है। उसका विगत दिनों उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, भारत में 3 नए जो किसान कानून लाने का प्रयास कर रही थी सरकार, वह अध्यादेश के द्वारा लेते आई थी। वह राष्ट्रपति के सिग्नेचर से अध्यादेश के रूप में सरकार ला रही थी। अब क्या है, अध्यादेश में एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्री में पूछा गया। अध्यादेश जब संसद का सत्र बैठेगा तो वह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। वह कितने दिनों तक चलता है, संसद के सत्र बैठने के केवल 6 सप्ताह बाद तक। मैं जब तैयारी शुरू किया था तो गलती में इसे 6 महीना पढ़ लिया। एक बार एग्जाम में मैंने गलत भी कर दिया है, किसी एग्जाम में यह प्रश्न। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कब समाप्त हो जाता है, जब संसद सत्र बैठती है, उसके 6 सप्ताह तक केवल है राष्ट्रपति। 6 सप्ताह मतलब 7 42 दिन, 42 दिनों तक केवल अध्यादेश फॉलो होता है, नहीं तो फिर उस पर कानून बनाने की बात होती है। तो यह हो गया आपके अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 123 में। इसी प्रकार से राज्यपाल भी अध्यादेश लाता है, उसका आर्टिकल 213 में है, हम आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं आर्टिकल 143 की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कई बार पूछा जा चुका है, दसियों बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आर्टिकल 143 क्या है, राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह करने की शक्ति। यानी कि राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है कि किसी भी विधिक मामले पे वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, और उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। तो राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाहकारी की जो शक्ति है वह आर्टिकल 143 में है। इसको सलाहकारिता शक्ति कहते हैं, सलाहकारिता शक्ति राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के अंतर्गत कोई भी सलाह मांग सकता है किसी भी विधिक मामले पे या किसी भी इंटरनेशनल मामले पे जो भारत के हित से जुड़ा हुआ विषय रहे,
उस मामले पे राष्ट्रपति 143 के अंतर्गत सलाहकारिता अधिकार के अंतर्गत सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। अब और आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की चर्चा यहाँ पे समाप्त होती है। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल 63 में, यानी कि आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति होने की बात करता है, यानी कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वही जो आपका भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो एक्चुअल में राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन वो भारत का उपराष्ट्रपति भी कहा जाता है। उसको अपने सारे वेतन भत्ते और उसका जितना भी वो होता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। तो आर्टिकल 64 में वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का सभापति बोला जाता है। चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अब और आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 69 में आते हैं। आर्टिकल 69 में राज्यसभा के सभापति को शपथ की दिलाने की बात की गई है, यानी कि राज्यसभा के सभापति मतलब वाइस प्रेसिडेंट के शपथ की चर्चा कहाँ की गई है? आर्टिकल 69 में की गई है। और इसी प्रकार से राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा कहाँ की गई है? आर्टिकल 60 में की गई है। तो आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा की गई है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब और आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में पीएम और कैबिनेट के बारे में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट। देखिए, भारत का किताबों में लिखा हुआ सैद्धांतिक रूप से भारत का प्रमुख कौन होता है? भारत एक संघ के रूप में उसका प्रमुख राष्ट्रपति। लेकिन आप सभी को पता है कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक शक्ति किसके हाथ में निहित रहती है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की सहायता के लिए उसकी क्या होती है? मंत्री परिषद होती है, जिसे आप कैबिनेट बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आर्टिकल 74 क्या है? आर्टिकल 74 में है कि राष्ट्रपति की सहायता है तो मंत्री परिषद की सलाह। मंत्री परिषद हर एक काम में, राष्ट्रपति अपना कोई भी काम अकेले स्वयं के निर्णय से नहीं करता है, वह हर एक काम में किसकी सलाह से करता है? मंत्री परिषद की। तो वह आर्टिकल 74 में संविधान में व्यवस्था है कि सलाह देगा, मंत्री परिषद की सलाह। मंत्री परिषद की सलाह किसको सलाह देगा? प्रेसिडेंट को। मंत्री परिषद की सलाह प्रेसिडेंट को। और मंत्री परिषद मतलब मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री। तो भारत का प्रधानमंत्री अपने सभी मंत्रियों से सलाह मशवरा करके जो राष्ट्रपति को सलाह देगा वही राष्ट्रपति काम करेंगे। वह कौन से आर्टिकल के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है? आर्टिकल 74 के अंतर्गत। आर्टिकल 75 के अंतर्गत किस चीज की चर्चा की गई है? आर्टिकल 75 में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री के पद की नियुक्ति, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की बात की गई। प्रधानमंत्री मतलब हेड ऑफ द, एक्चुअल में तो एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट प्रधानमंत्री ही होता है, लेकिन आपके सैद्धांतिक रूप से बात की जाए तो आपका राष्ट्रपति होता है। तो जो वास्तव में सबसे भारत का प्रमुख व्यक्ति है प्रधानमंत्री, उसकी चर्चा आर्टिकल 75 में की गई है। यानी कि आर्टिकल 75 में बताया गया है भारत के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 78 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है। आर्टिकल 78 भी वही आर्टिकल है कि प्रधानमंत्री कोई भी सूचना राष्ट्रपति को देंगे, यानी कि प्रधानमंत्री जितने भी निर्णय लेंगे उन सभी निर्णयों की सूचना किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। यह भारत के संविधान में वर्णित है आर्टिकल 78 के तहत। यानी कि सूचना पीएम कोई भी सूचना रहेगा तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। और आगे बढ़ते हैं, हम संसद की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। और यहां से आपका संघीय विधायिका शुरू हो जाती है। आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक संघीय विधायिका। अभी तक हमने आर्टिकल 78 देखा, अब आर्टिकल 79 से 122 तक देखेंगे जिसमें संघीय विधायिका की चर्चा की गई है, अर्थात संसद की चर्चा की गई है। संसद संघीय विधायिका का ही हिस्सा है। तो आर्टिकल 79 से 122 के बीच में सबसे पहले आते हैं संसद। तो संसद की शुरुआत कहां से होती है? 79 से। 3 आर्टिकल आपके लिए बहुत जरूरी है, आप ध्यान रखिए, 79, 80 और 81। 79 में क्या है? संसद का गठन। सबसे पहले क्या होगा? संसद का गठन। संसद 2 भागों, संसद 3 भाग, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट की चर्चा हम कर चुके हैं। अब संसद के 2 भाग बचे, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? उच्च की बात करेंगे। पहले बड़े भाई की चर्चा होगी, इसीलिए 79 में संसद का गठन है। 79 के बाद आर्टिकल 80 आता है। तो आर्टिकल 80 में किसकी चर्चा की गई है? राज्यसभा की। तो राज्यसभा के मेंबर्स की नियुक्ति होगी। राज्यसभा के मेंबर्स की नियुक्ति कहां होती है? किस अनुसूची के तहत? तो अनुसूची 4, भारत के संविधान की अनुसूची 4 में
राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति की चर्चा की गई है और आपके 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा उसमें निर्वाचित किए, मतलब राष्ट्रपति द्वारा उसमें नियुक्त किए जाते हैं। 12 सदस्य अलग अलग क्षेत्रों से जो आते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गई, रेखा जी हो गई, तो अलग अलग क्षेत्र के कलाकार जिनका भारत में योगदान रहा है, या कोई मीडिया पर्सन, या कोई साहित्यकार, या कोई आपका क्रिकेटर, तो इस तरीके के लोगों की जो नियुक्तियां होती है। तो आर्टिकल 80 में कुल मिला जुला के किसकी बात की गई है? राज्यसभा की। 79 में संसद की बात, 80 में राज्यसभा, और निश्चित रूप से 81 में किस चीज की बात की जाएगी? लोकसभा, LS मतलब लोकसभा। आर्टिकल 81 में लोकसभा की बात, 80 में राज्यसभा की बात। और आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 क्या है? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग संसद विधि द्वारा परिसीमन आयोग का गठन करता है। परिसीमन आयोग इस देश में लोकसभा क्षेत्रों को डिसाइड करता है कि भारत में कितने लोकसभा क्षेत्र होंगे। तो परिसीमन आयोग बार बार परिसीमन होता है, जैसे 2026 में फिर से लोकसभा का परिसीमन होने वाला है। तो परिसीमन आयोग का गठन किसमें किया गया है? आर्टिकल 82 में। और आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 83। देखिए कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसी साल यूपीपीसीएस में पूछा गया था। आर्टिकल 83 में है कि संसद का जो सत्र है उसको सत्रावधि बढ़ाने, संसद के सत्रावधि की बात की गई है। संसद के सत्रावधि, सत्रावधि का मतलब जो टेन्योर होता है, जो संसद का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड की चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 83 में की गई है। इसी प्रकार से जब राज्य की विधायिका की सत्रावधि की बात करेंगे तो हम 83 में कितना जोड़ देंगे? अभी फार्मूला मैंने ऊपर बताया, 83 में कितना जोड़ देंगे? 89। 83 में आप 89 जोड़िए, 83 में 89 जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा? 8 8 16 117 172। आर्टिकल 172 में किस चीज की चर्चा की गई है? राज्य विधायिका के सत्रावधि की चर्चा की गई है। अब प्रश्न कैसे पूछा था यूपीपीसीएस में, अब वह सुन लीजिए। भारत में अगर एक राज्य एक चुनाव कराना पड़े, यानी कि एक साथ एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर करना पड़ा, तो भारत के किस संविधान के किस किस आर्टिकल में बदलाव करना पड़ेगा? तो अगर एक देश एक चुनाव करना पड़ेगा तो राज्यों के जो सदन है उसकी सत्रावधि क्या करनी पड़ेगी? हमें बढ़ानी या घटानी पड़ेगी। और लोकसभा के चुनाव में भी हमें वेट करना पड़ेगा, यानी कि संसद की भी सत्रावधि हमें घटानी या बढ़ानी पड़ेगी। तो इन दोनों आर्टिकल में हमें निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। आर्टिकल 172 और आर्टिकल 83, यानी कि सत्रावधि में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो संसद की सत्रावधि की चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 83 में। इसमें फार्मूला लगा देंगे, 89 जोड़ देंगे, आर्टिकल 172 आ जाएगा। जो संघ में है वही सेम चीज राज्य में आ जाएगी, यानी कि राज्य विधायिका का जो सत्रावधि है वो आर्टिकल 172 है। अब और आगे बढ़ते हैं हम संसद में ही। संसद में हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 89 की तरफ। हम 85 और 86 आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं प्रेसिडेंट में। आर्टिकल 89 में बात की गई है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पद की, यानी कि राज्यसभा के सभापति एंड उपसभापति के पद की चर्चा की गई है, यह आप ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 93 में। आर्टिकल 93 में लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात की गई है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो चर्चा की गई है वह कहाँ की गई है? आर्टिकल 93। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, जो अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हम केवल आपको अनुच्छेद याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को जो एक बार देख लेगा वो ज़्यादातर अनुच्छेदों को याद कर लेगा, एक बार नोट करके रिवाइज कर लीजिएगा। या इस वीडियो को होता क्या है ना, अंतिम में हम इतना मूड खराब हो जाता है जब एग्जाम का टाइम आता है, तो लगता है कि कोई एक वीडियो मिल जाए जिसको दुगनी स्पीड पे लगा के एक बार रिवीजन कर लें, खटाखट रिवीजन हो जाए। उस समय दिमाग बाकी पढ़ाई से, किताबों से ऑब्जर्व करना बंद कर देता है। तो ऐसा होता है कि वीडियो से ही कुछ एब्जॉर्व कर लिया है। तो उस चीज़ के लिए भी ये वीडियो बहुत मारक काम करेगा आपके रिवीजन के लिए। आर्टिकल 93 में किस चीज़ की बात की गई है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, यानी कि लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात की गई है आर्टिकल 93 में। अब आते हैं हम आर्टिकल 100 की बात करते हैं। आर्टिकल 100 बहुत आसान है। देखिए, जब भी लोकसभा में सदन चल रहा हो और कोई ऐसा मामला है जिसपे 50-50 की स्थिति बन जाए, 100 वाला कैसे याद रखेंगे? 100 को 2 भागों में बांट दीजिए 50-50 में। जब पक्ष और विपक्ष में 50-50 का मामला आ जाए तो जो एक निर्णायक वोट डालता है अध्यक्ष, उस निर्णायक बहुमत की चर्चा भारत के संविधान में आर्टिकल 100 में की गई है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा निर्णायक बहुमत डाला जो जाता है उसकी चर्चा आर्टिकल 100 में की गई। निर्णायक मत जो डालता है उसकी चर्चा आर्टिकल 100 में की गई है। अब आते हैं आर्टिकल 105 की बात करते हैं। आर्टिकल 105 में क्या है? संसदीय विशेषाधिकार। आप देखते होंगे कि डीएम और एसपी कई बार सांसदों का फोन जाता है तो एकदम कांपने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा प्रावधान? क्योंकि संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है। संसद में
यह विशेषाधिकार है कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई काम नहीं किया गया है अधिकारियों के द्वारा, अगर वो सांसदों का फोन नहीं उठा रहे हैं, तो सांसदों के निवेदन पे संसदीय विशेषाधिकार, संसद को यह विशेषाधिकार है कि वह किसी भी जिले के अधिकारी को या किसी को डायरेक्ट समन करता है कि आप जवाब दीजिए, क्यों आप ऐसा किए हैं, यह संविधान के नियमों का उल्लंघन है। इसीलिए किसी भी जनप्रतिनिधि से, आप अभी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के पीरियड के बाद आप जब सिलेक्शन पा जाएंगे तो आपको किसी भी जनप्रतिनिधि से कभी बदतमीजी से पेश नहीं आना है। हमेशा शालीनता के साथ उनकी बात सुननी है, क्योंकि आप क्या हैं, आप जन सेवक हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं। और वो कौन है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो जन का प्रतिनिधि है। हमेशा बहुत शालीनता से उनकी बात सुननी है, क्योंकि जनता की वो बात करते हैं। तो इसीलिए संसदीय विशेषाधिकार, इसीलिए इस देश में स्पेशल जो राइट्स प्राप्त हैं। आज सांसदीय का चुनाव, अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। लोकसभा के चुनाव के लिए इतना साम दाम दंड भेद, इतनी तमाम चीज़ें जो चलती रहती हैं चुनाव में, क्यों इतना ज़्यादा लोग अपना पैसा, पावर और तमाम चीज़ करते हैं? क्यों? क्योंकि इसी विशेषाधिकार को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि भारत के संविधान में अन्य किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, केवल सांसदों और विधायकों और जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं उन्हीं को प्राप्त है। तो संसदीय विशेषाधिकार की बात किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है? आर्टिकल 105 के अंतर्गत की गई है। तो आर्टिकल 105 हमेशा आप याद रखिएगा, कभी भी आप रहे आर्टिकल 105 जरूर याद रखें कि सांसद जी हैं तो इनका एक संसदीय विशेषाधिकार है। वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 105 के अंतर्गत मिला हुआ है। आर्टिकल 108, इसीलिए देखिए नेता बनने वाले लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है कि उनको संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त हो जाए। आर्टिकल 108 की तरफ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। जब दो लोगों के बीच में कोई मामला फंस जाता है, राज्यसभा और लोकसभा के बीच में कोई टसल हो जाता है, कोई ऐसा विषय हो जाता है जिसको सुलझाना कठिन हो जाता है, दोनों के बीच में विवाद की स्थिति में दोनों को एक साथ बैठाया जाता है, बैठा के समझाया जाता है। उसमें लोकसभा ही पावरफुल होती है, तो दोनों को एक साथ बिठाया जाता है, उसे संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। जो कहेगा लोकसभा राज्यसभा दोनों का बड़ा भाई राष्ट्रपति, वो कहेगा आओ दोनों लोग मिल बैठ के बात करो। और उसमें जो उसका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष होता है। इसीलिए लोकसभा को ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है कई मामलों में, नियम कानून बनाने के मामलों में विशेष तौर से। तो आर्टिकल 108 में क्या है? ज्वाइंट पार्लियामेंट, यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा, ज्वाइंट पार्लियामेंट की चर्चा की गई है। आर्टिकल 110 की तरफ आगे बढ़ेंगे। 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? पहला सवाल हो गया जो कई बार पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करने का काम कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 108 में। इसी साल यूपीपीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए मुझे याद आया, यूपीपीसीएस 2023 में यह संयुक्त अधिवेशन वाला प्रश्न पूछा गया था, और हिंदी में कुछ और था, इंग्लिश में कुछ और था। इंग्लिश में सही था, हिंदी में गलत था। तो कई बार पेपर में ऐसे मिस्टेक आते हैं और अंतिम में वो नहीं माना गया। तो हिंदी पढ़ के जो लोग लगाए वो कंफ्यूज हो गए, उसमें संयुक्त अधिवेशन का कुछ ऐसा प्रश्न में मिसप्रिंट दिया हुआ था। इसीलिए जब भी कोई प्रश्न लगे पढ़ के कि यह प्रश्न अधूरा है तो उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देख लें। एक एक क्वेश्चन पे नेक टू नेक फाइट होती है, आप एक एक क्वेश्चन की वजह से कई बार व्यक्ति बाहर हो जाता है। तो यूपीपीसीएस में संयुक्त अधिवेशन का प्रश्न इसी साल पूछा था। अब और आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में किस चीज की चर्चा की गई है? मनी बिल की। मनी बिल मतलब धन विधेयक। कोई भी विधेयक धन से संबंधित अगर है, धन की चर्चा उसमें है, तो धन विधेयक है। और धन विधेयक है कि नहीं है, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि धन विधेयक कौन सा अनुच्छेद? तो आर्टिकल 110। 110 हमेशा याद रखिएगा, धन विधेयक की चर्चा की गई है। और धन विधेयक है कि नहीं है, यह कौन निर्णय करेगा? यह लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं होगा। तो लोकसभा के अध्यक्ष ने कह दिया कि यह धन विधेयक है तो धन विधेयक होगा, इसीलिए उसकी स्पेशल पावर्स होती है। तो धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 110 में। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका बजट और धन वाला मामला आ जाएगा, फाइनेंशियल टर्म्स आ जाएंगे। 110 धन विधेयक। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बोलचाल की भाषा में बजट बोल देते हैं, लेकिन संविधान में कहीं भी बजट नहीं लिखा गया है। बजट पेश होता है हर साल, लेकिन वो बजट नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। तो आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है, जिसको बोलचाल की भाषा में बजट बोल दिया जाता है। तो आर्टिकल 112 बजट, जिसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण लिखने की भाषा में, आप इसको लिख लीजिएगा।
और आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 113 की चर्चा। आर्टिकल 113 की चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये पीसीएस में 2 साल पहले अभी पूछा गया है। आर्टिकल 113 में बजट में अनुदान के मांगों की चर्चा की गई है, तो आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। अनुदान की मांगे, बजट में अनुदान की मांगे, और अनुदान की कितनी मांगे हैं, तो 102, यह याद रखिएगा। अनुदान की कितनी मांगे हैं, 102। यह प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा था कि बजट में अनुदान की कितनी मांगे मांगी गई हैं, तो कितनी मांगे हैं, 102। और वह किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 113। तो यह ऐसी चीजें कई बार छूट जाती हैं, अगर आप ऐसे फटफट पढ़ते हैं तो भूल जाएगा। तो आर्टिकल 113 बजट में अनुदान के मांगों की चर्चा है, और कितनी मांगे हैं, 102 मांगे हैं। और आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक की चर्चा की गई। विनियोग विधेयक मतलब अगर आपके बजट में पैसा नहीं, आपको अलग से पैसा लेना है, तो विनियोग विधेयक से आपको पैसा लेना पड़ेगा। अगर आपके फंड में पैसा खत्म हो गया है, जहां से मेन काम होता है, तो कंसोलिडेटेड फंड से अगर पैसा खत्म हो गया तो आपको अलग पैसा निकालना है, तो विनियोग विधेयक से आपको पैसा निकालना पड़ेगा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 114 में की गई है। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक। आर्टिकल 115 की तरफ आते हैं। आर्टिकल 115 में बजट की अनुपूरक या अतिरिक्त मांगों की, अतिरिक्त अनुदान या अनुपूरक अनुदान की चर्चा की गई है आर्टिकल 115 में। जैसे कोई भी काम के लिए बजट एलोकेट कर दिया गया, अब वह काम उतने बजट में पूरा नहीं हुआ। सड़क बननी है, 100 करोड़ का बजट है, 100 करोड़ में सड़क नहीं बन पाई, अब लग रहा है कि 5 करोड़ उसको अतिरिक्त या अनुपूरक यानी कि एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो उस एक्स्ट्रा के लिए कौन से विधेयक की बात की गई है, आर्टिकल 115। संविधान में उसका प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 115 की तरफ आप अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान की मांग कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक की चर्चा की गई है, फाइनेंस बिल की चर्चा की गई है। फाइनेंस बिल और मनी बिल में अंतर होता है, यह सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ाएंगे जब आपको यह चैप्टर पढ़ाएंगे, संसदीय विशेषाधिकार, संसद संघीय विधायिका का चैप्टर पढ़ाएंगे, और उसमें जब बजट वाला पढ़ाएंगे सेशन। तो आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक की बात की गई, और आर्टिकल 110 में धन विधेयक। धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों अलग अलग चीजें, धन और वित्त सेम चीज नहीं है। तो आर्टिकल 117 याद रखिएगा, वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल। 172 मैंने आपको बता ही दिया। और आगे बढ़ते हैं, यह पूरा बोर्ड बहुत एकदम गंदा हो चुका है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या है, हम 117 तक कर चुके थे कवर, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, अच्छा 123 मैंने आपको बता दिया है। 123 क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। अब इसके आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उन्हें देख लीजिए। सबसे पहला है आर्टिकल 124, जहां से सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत होती है। तो आर्टिकल 124 में है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट के स्थापना और गठन की चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 124 स्थापना एवं गठन, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन, वह कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 124 के अंतर्गत। यह आपको एक एक आर्टिकल आपको याद करवा रहा हूं ताकि दोबारा आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो आर्टिकल 124 स्थापना एवं गठन की चर्चा। और आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 129 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें अभिलेख न्यायालय के रूप में दर्शाया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय। अभिलेख क्या होता है, जो हमेशा सुरक्षित रखा जाता है। अभिलेख मतलब जो हमेशा सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय वह एक कानून की तरह लिया जाता है और हमेशा वो सुरक्षित रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट किसी एक मामले में अगर कोई निर्णय दे देता है तो वह निर्णय कानून बन जाता है। वह कोई भी कोर्ट होगी तो उस निर्णय को फॉलो करेगी, उसी के अनुसार अपना काम करेगी। वह कौन से आर्टिकल में चर्चा किया गया है, आर्टिकल 129, यानी कि अभिलेख न्यायालय। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अभिलेख न्यायालय की शक्ति कहाँ दी गई है, संविधान में आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय बताया गया है। और हाई कोर्ट की जब मैं पढ़ाऊंगा, कोर्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। हाई कोर्ट में 215 है आर्टिकल, उसके अंतर्गत हाई कोर्ट के फैसलों को भी अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत ढाला गया है। तो आर्टिकल 129 आपको ध्यान रखना है, अभिलेख न्यायालय की शक्ति है। और आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट को मूल या आरंभिक अधिकारिता की बात की गई है। मूल या आरंभिक अधिकारिता मतलब सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट किन मामलों को देखती है। जैसे दो राज्यों के बीच का झगड़ा है या एक राज्य और केंद्र के बीच का झगड़ा है, इन सारे झगड़ों का समाधान डायरेक्ट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो यह इसकी सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता होती है, हम डिटेल में पढ़ाएंगे इसको जब पढ़ाएंगे। तो आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट के मूल या आरंभिक अधिकारिता की बात करता है, यह पूछा जा चुका प्रश्न है। आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय की बात करता है। आर्टिकल 124 स्थापना एवं गठन सुप्रीम कोर्ट के। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में हर एक दूसरे साल पूछता रहता है, आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 का मतलब होता है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, यानी कि पुनर्विलोकन यानी कि पुनर्समीक्षा, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है,
कोई भी संसद द्वारा कानून बना वह कानून संविधान के संगत है कि नहीं है, संविधान के अनुसार है कि नहीं है, यह देखती कौन है? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि संविधान का संरक्षक किसे बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट को। कोई भी कानून अगर संसद बनाएगी तो उसको सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी कि संविधान के अनुसार है कि नहीं है। अगर संविधान के अनुसार नहीं है तो उसका क्या करेगी? जुडिशियल रिव्यू करेगी। वो जुडिशियल रिव्यू की पावर कहां दी गई है? आर्टिकल 137, बहुत विवादित है। आर्टिकल 137 में जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की गई है, और वहां पे समीक्षा करके सुप्रीम कोर्ट उस संविधान के मतलब संसद द्वारा बनाए गए नियम या कानून को इनवैलिड घोषित कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है, रद्द कर सकती है। तो यह जो पावर होती है यह सुप्रीम कोर्ट को सबसे पावरफुल बनाती है। आर्टिकल 137 न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, यानी कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी नियम या कानून को उसकी वैधता को चेक करने का काम करेगी। आर्टिकल 137 के तहत उसकी समीक्षा करने का काम करती है सुप्रीम कोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, हम दो पदों के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत के संवैधानिक पद है, जो संविधान में जिनकी चर्चा की गई है वह कौन है? अटॉर्नी जनरल और सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये दोनों संघीय पद हैं। मैं इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? महान्यायवादी, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को बोलते हैं भारत का महालेखा एवं नियंत्रक, लेखा एवं महानियंत्रक। तो अटॉर्नी जनरल और सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यह दोनों भारत के संवैधानिक पद होते हैं जिनमें संविधान में इनकी चर्चा की गई, इसलिए थोड़ा सा इनको जानते रहें। आर्टिकल 76, फिर से लौट के चले आइए, आर्टिकल 76 में किस चीज की चर्चा की गई है? अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के महान्यायवादी की। भारत का महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है, जिसको भारत का विधि अधिकारी बोलते हैं। वह सरकार को किसी भी कानून बनाने, विधि बनाने की चीजों में सलाह देता है कि नहीं नहीं आप ऐसे बनाइए जो कि संविधान सम्मत हो। अगर यही अटॉर्नी जनरल नहीं रहेगा तो हर एक मामला सरकार का कहाँ चला जाएगा? जुडिशियल रिव्यू के लिए चला जाएगा। तो जुडिशियल रिव्यू के लिए जाना ठीक नहीं होगा, इसीलिए कानून एकदम स्मूथली बने और वह कहीं जुडिशियल रिव्यू के लिए ना जाए, संविधान के अंतर्गत रहे। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? महान्यायवादी विधि अधिकारी, यही सलाह देता है, भारत का प्रमुख सलाहकारी है। यह इस साल आपके मेंस में पूछा गया था यह प्रश्न, आर्टिकल 76 का। नहीं 76 नहीं पूछा गया था, आर्टिकल 165 पूछा गया था। जैसे 76 में आप कितना जोड़ेंगे? राज्य की तरफ आना रहेगा तो आप इसमें कितना जोड़ देंगे? 89 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 165। जो आपका महान्यायवादी होता है संघ में वही महाधिवक्ता बोला जाता है स्टेट में। तो महाधिवक्ता प्रश्न पूछा गया था आपके यूपी स्पेशल के पेपर में, मेंस में, कि भारत के उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता के बारे में डिटेल में बताएं, उसकी संरचना और कार्यों के बारे में। तो आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता की चर्चा हम आगे जब पढ़ेंगे इसको इसके बाद के आर्टिकल्स पार्ट सेकेंड में, तो वहां पे इसकी चर्चा हम करेंगे महाधिवक्ता के पद की। अभी हम महान्यायवादी की बात करते हैं, जो भारत का प्रमुख विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। और कानूनी सलाहकार या सलाहकार हमेशा यह सलाह देता है कि कोई भी आपके द्वारा बनाया गया, संसद द्वारा या सरकार द्वारा बनाया गया कानून वह विधि सम्मत होना चाहिए, संविधान सम्मत होना चाहिए, नहीं तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा और कानून क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। और इतनी बड़ी चीज बनाने के लिए इसकी इसीलिए योग्यता क्या रहती है? इसकी योग्यता वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की रहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज ही तो जुडिशियल रिव्यू करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसकी योग्यता होती है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। किसके परामर्श से? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के परामर्श। तो प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट से पूछ के यह डिसीजन लेता है कि किसको भारत का प्रमुख विधि अधिकारी बनाना है, किसको महान्यायवादी मतलब बनाना है। तो उस व्यक्ति का नाम भेज देता है और प्रेसिडेंट उस नाम को बना देते हैं। मोस्टली यही होता है इन जनरली। तो भारत का महान्यायवादी वही होता है और इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। कार्यकाल यह राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति इसको पद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या अपने पद पर बने रहता है। राष्ट्रपति मतलब क्या? प्रधानमंत्री के। जब तक प्रधानमंत्री चाहेंगे कोई महान्यायवादी बना रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 148 में किस चीज की चर्चा की गई है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महालेखा नियंत्रक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा जो की गई है आपके आर्टिकल 148 में की गई। इनका काम क्या होता है मुख्य रूप से? या किसी सीनियर आईएएस अधिकारी या किसी भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को बनाया जाता है इस पद पे। इनका काम क्या होता है? जैसे राजा महाराजाओं के मुनीम होते थे, जो सारे अकाउंटिंग का, कौन पैसा कहाँ गया, कौन पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्चा हो रहा है, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जिसके ऊपर रहती थी उसी को सीएजी बोला जाता है। या मुनीम जी हैं, या सारे अपने हिसाब किताब का ब्यौरा रखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो के सेकेंड पार्ट में जुड़े रहिएगा। आपको जितने भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है सब अनुच्छेद मैं आपको रटवा दूंगा। इतने अनुच्छेद आपको याद करने पड़ेंगे, याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, समझ चुके ही हैं आप। तो बने रहिए, साथ में जुड़े रहिए, अपने सुझाव जरूर लिख के भेजते रहिए। उन सुझावों पे
हम अमल करेंगे, जो भी चीज़ें हैं उसको सुधार किया जाएगा। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर डे। नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।